गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपनी करंट बम की क्लास के साथ। आज फिर से पुनः 15 बेहतरीन प्रश्न लेकर के हमेशा की तरह शाम को 7 बजे मैं उपस्थित हुआ हूं और अपना जो है सिस्टम पे आ जाइए सभी लोग, और जितना हो सके आप ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दीजिए। क्लास की शुरुआत एक बेहतरीन विचार के साथ। वो विचार है क्या? देखिए, आप ही लोगों से रिलेटेड है। ज़्यादातर विचार मैं आप ही लोगों से रिलेटेड लेकर के आता हूं। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। वाह, क्या बात है। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है, सबसे ज़रूरी चीज़ आज की डेट में ईमानदारी है। ठीक, ईमानदारी से संघर्ष यदि आपने किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो, इससे हमें मतलब नहीं है, या परिणाम चाहे असफलता हो। ठीक, आप सफल हैं, आप सफल हैं। आगे की लाइन क्या है? आप सफल हैं, क्योंकि आपके पास किस चीज़ की भावना है? संघर्ष की भावना ही है। ठीक, बहुत बड़ी बात। इसको मैं पुनः आपको एक बार अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, आपने ईमानदारी से तैयारी की है और ईश्वर न करे आपका सिलेक्शन ना हो, तो इसका मतलब आप असफल नहीं हैं। आप असफल नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि आपकी भावना जो थी वो संघर्ष की थी और आप उसमें सफल हुए असफल हुए, ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी रही तो आपको जीवन में उस मेहनत का फल जरूर मिलता है। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सबको सिलेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन उनकी जो मेहनत होती है वो कहीं पर भी बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो संघर्ष की भावना आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से संघर्ष वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी करना ही आपकी एक बहादुरी नहीं है। तैयारी करते हुए आप ईमानदारी से अगर अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। तो संघर्ष की भावना आपके अंदर होना आवश्यक है और यही आपको सफल करेगी। ठीक, बढ़ते हैं करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। खड़ा आंसर भेजिएगा। पहला क्वेश्चन महोत्सव के ऊपर क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में नागालैंड सरकार ने हार्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है? चीन, रूस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इन चारों में से आपको यह बताना है कि नागालैंड सरकार जो मना रही है कौन सा उत्सव? हार्नबिल। ठीक, ये नागालैंड छोड़िए, आप ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर भारत। एवं आप नागालैंड को अलग से क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि नागालैंड में ये विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत एवं नागालैंड का ये प्रमुख त्यौहार है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, इस बार इसका आयोजन जो किया जा रहा है 1 से 10 दिसंबर के बीच में। किसके बीच में? 1 से 10 दिसंबर के बीच में। मैं आपको बताना चाहूँगा, हार्नबिल एक पक्षी भी है। हार्नबिल एक पक्षी का भी नाम है। ठीक, 1 से 10 दिसंबर। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो आपका होगा कहाँ पर? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके साथ ही किस देश को साझेदार देश के रूप में? साझेदार देश हम लोग क्यों लेते हैं? साझेदार देश हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि ये उत्सव, साझेदार देश लेने का कारण क्या है? यह उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जाता है। यह उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जाता है। ठीक, इसलिए हम किसी न किसी विदेशी राज्य को, विदेशी देश को जरूर लेते हैं, मनाया जाता है। ठीक, और इस बार हमने जो लिया है, जिस देश को लिया है वो देश आपका कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक, तो हार्नबिल उत्सव के लिए हम लोगों ने जिस देश को साझेदार देश बनाया है वो देश आपका कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन साझेदार देश के रूप में इसमें भाग लेगा। ब्रिटेन सामाजिक, नागालैंड की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को देखेगा। ठीक, ये नागालैंड का सबसे विशेष त्यौहार है। ठीक, विरासत को देखेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। यहाँ पे एक बार मैं और बताना चाहूँगा,
इस उत्सव के लिए एयर इंडिया मतलब विदेशों से आने वाली फ्लाइट जो इंडिया में आएगी एयर इंडिया के द्वारा, उस पर जो है भारत सरकार ने 15% तक की छूट दी है, 15% तक की छूट दी है। तो आप कह सकते हैं कि एयर इंडिया आपका यात्रा पार्टनर है, यात्रा साझेदार कंपनी है। ठीक, एयर इंडिया के विमान से यदि आप नागालैंड की यात्रा करते हैं हॉर्नबिल महोत्सव के लिए तो आपको 15% तक आपको छूट दी जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? चीन, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ठीक, मैं बताना चाहूंगा, आप लोग खटाखट आंसर दीजिएगा। ये आपका जो ऑपरेशन है ड्रग्स, ठीक, नारकोटिक्स के खिलाफ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक बार चर्चा की थी अपने करंट अफेयर्स की क्लास में। आज के युवा धीरे धीरे जो है बहुत बड़ा इनका आप कह सकते हैं प्रतिशत नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, जिसमें वो नशीले पदार्थों का और नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं। इन दोनों के प्रयोग की घटनाएं इनमें से एक देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीन, अमेरिका, जापान आपके भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2-3 स्टेट तो बहुत आगे जा चुके हैं। ठीक, तो ये इन तीनों देशों में से उसी देश में से किसी एक देश में से ये आपका चलाया जाने वाला अभियान है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, और ये आपका चलाया जाएगा किसके खिलाफ? ड्रग्स के खिलाफ। ठीक है, और ये नारकोटिक्स के खिलाफ। ठीक, ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में बहुत बड़ी जो है इसकी प्राइस होती है। ठीक है, बहुत महंगे दामों पे बिकते हैं, और ये प्रतिबंधित दवाएं भी महंगे दामों पे बिकती हैं यदि आप इनको अवैध तरीके से लेते हैं, और इनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य जो है करोड़ों डॉलर में होता है। पूरा आप ये कह सकते हैं करोड़ों डॉलर का व्यापार होता है, और इनको चोरी छिपे इनको स्मगलिंग किया जाता है पूरे विश्व में। और इस समय जो देश सबसे ज़्यादा परेशान है, जिसने इसके खिलाफ एक कंट्रोल कदम उठाने के लिए प्रयास किया है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के रूप में, तो वो देश आपका कौन सा है? अमेरिका ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है, और ये किसके लिए? ड्रग्स के खिलाफ और नारकोटिक्स के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लच क्लासेस के, वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी भी हमारे YouTube चैनल को जिन्होंने अभी हमारे भी टेलीग्राम चैनल को लच क्लासेस सुल्तानपुर को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। मैं अपने करंट अफेयर्स संबंधित सारे PDF उसी पे भेजता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 2025 में ATP फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, खटाखट आंसर दीजिएगा। अब देखिए, एक बार मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको ATP टूर्नामेंट्स के बारे में बताया था, इसका फुल फॉर्म भी बताया था, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल टेनिस। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म है। ठीक, ये प्रोफेशनल टेनिस के बारे में मैंने बताया था कि इस जो ATP टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें 4 मैंने नाम बताए थे आपको विंबलडन बताया था, आपको अमेरिकी ओपन, आपको फ्रेंच ओपन, और आपको ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इन चारों बड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता भी कहते हैं, ATP प्रतियोगिता होती हैं। तो ये प्रतियोगिता ATP टूर्नामेंट जो भी होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो सिर्फ अपने नाम से खेलता है। हाँ, इतना नाम लिया जाता है कि ये फला देश का खिलाड़ी है। तो इसका एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, ATP फाइनल्स। और उस खिताब को किसने जीता है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर। तो ये आपकी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी इटली में। ये आपकी प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी? इटली में। यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी
ठीक। और इस प्रतियोगिता में जैनिक सिनर, इटली के ही अपने घरेलू दर्शकों के बीच में जैनिक सिनर ने यह प्रतियोगिता जीती और किसको हराया? कार्लोस अल्काराज। ठीक। इस समय विश्व के इन दोनों खिलाड़ियों में बहुत प्रतिद्वंदिता चल रही है। ठीक। और इन दोनों का ही संघर्ष आपको हर जगह लगभग देखने को मिलेगा। और इन्होंने, जैनिक सिनर ने ही कार्लोस अल्काराज को पराजित करके 2025 का एटीपी फाइनल जीता है। ठीक। और ये आपको बताना चाहूँगा कि यह जैनिक सिनर का लगातार ये दूसरा एटीपी फाइनल है जिसको उन्होंने जीता है। ठीक। लगातार दूसरा एटीपी फाइनल जीता है। ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर एटीपी फाइनल्स को जीता, किसको हरा करके? कार्लोस अल्काराज को। ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय कहां तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद CDD 2025 की मेजबानी करेगा? चाणक्य डिफेंस डिस्कशन इसका आयोजन कहां पर आयोजित किया जाएगा? ठीक। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। डेट भी मैं आपको बताना चाहूँगा। डेट आपकी क्या है? डेट है आपकी 27-28 नवंबर को आयोजित होगा ये। इसमें होगा क्या? देखिए, इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा है। भारत के पहले चाणक्य, आपको जिनको पता होगा, जिनका नाम है विष्णुगुप्त, जिनका नाम है कौटिल्य। ठीक। और ये भारत के पहले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारक थे। इनका बड़ा योगदान है हमारे हर क्षेत्र में। और इनकी पुस्तक आप लोग जानते ही हैं। इनकी पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र, जिसका अध्यापन आज के राजनीतिज्ञ भी करते हैं। ठीक। अब इनके नाम से अगर अच्छा संवाद है, एक डिफेंस डिस्कशन होगा, तो इसका मतलब हमारी जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा चर्चा होगी वो आपकी सेना की स्ट्रेटजी होगी। इसमें चर्चा किस चीज़ की होगी? सेना की रणनीति की होगी, सेना की तकनीक की होगी, सेना की तकनीक पे बात होगी, सैन्य क्षमता के दोषों पर बात होगी, हमारी सैन्य क्षमता के गुणों पर बात होगी, सैन्य क्षमता के गुणों पर बात होगी। ठीक। इन सब चीज़ों का डिस्कशन इस चाणक्य रक्षा संवाद में है, क्योंकि इसमें किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? चाणक्य का नाम जुड़ा है। ठीक। और इसमें देश में सेना से जुड़ी हुई सभी इकाइयाँ, देश में सेना से जुड़े हुए सारे थिंक टैंक मतलब सेना से रिलेटेड जो भी विचार विमर्श करने योग्य आपके जो है प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या हमारा सरकारी मीडिया है, या हमारे जो भी आपके रिसर्च सेंटर हैं, वो सभी लोग इसमें आयोजित होंगे, इसमें भाग लेंगे। और इसमें सेना की इम्प्रूवमेंट के लिए, सेना की हर चीज़ पे, सेना की हर आवश्यकताओं पर ये बातचीत होगी। और ये 2 दिवसीय सम्मेलन 27-28 नवंबर को आयोजित होगा। कहाँ पर आयोजित होगा? वो प्लेस पूछा है, तो वो प्लेस आपका कौन सा है? नई दिल्ली में 27-28 नवंबर 2025 को जो है CDD 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। खड़ा आंसर देते रहिएगा। आंसर देने से पहले सोचिए, सुनिए एक्सप्लेनेशन, तब आप आंसर दीजिए।
एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखने के बाद खटाक से आंसर देते हैं, नहीं, मैं जानबूझ के प्रश्न रुकता हूँ, उत्तर रुकता हूँ, आप एक्सप्लेनेशन सुनिए। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अगर आप आंसर दे रहे हो तो आप एक कंप्लीट आंसर दोगे, और आप जहाँ तक जो है आप उस चीज़ को सीख भी जाओगे जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। उसके बाद आपके जो सही आंसर का प्रतिशत होगा धीरे धीरे देखिएगा अपने आप बढ़ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करिएगा। हाल ही में कौन 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन व विश्व व्यापार प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा? ठीक, 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन एवं विश्व व्यापार प्रदर्शनी, ठीक, ये WTC विश्व व्यापार परिषद, विश्व व्यापार परिषद एवं AI ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ठीक, भारतीय औद्योगिक संघ, भारतीय, इसकी हिंदी जो होगी भारतीय औद्योगिक संघ। ये दोनों नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो आयोजन हो रहा है वो WTC इंडिया, WTC विश्व व्यापार परिषद की शाखा कौन सी, मुंबई, सॉरी भारत नहीं मुंबई, WTC मुंबई एवं AI ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, भारतीय औद्योगिक संघ के द्वारा मिल करके ये आपका आयोजन किया जाएगा, ठीक। और इस मेजबानी को करने से क्या होगा कि इस मेजबानी में विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं का आगमन होगा। और इसके साथ ही इस देखिए विश्व व्यापार प्रदर्शनी, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसमें विश्व के प्रमुख उत्पादों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक। तो ये प्लेस आपको बताना है। ओवरऑल इतने में आप सिर्फ एक लाइन निकाल सकते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों का जमघट लगने वाला है। और ये जमघट लगने वाला है कहाँ पर, आपके भारत में मुंबई में, ठीक, भारत में मुंबई में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक विश्व व्यापार प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा जिसमें विश्व के प्रमुख उत्पादों का, प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 22 नवंबर से, मतलब आपका कल से, आज कौन सी तारीख है, 20 है, 22 परसों से 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद की है? यूके, श्रीलंका, ईरान, इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई, दुश्मनी है क्या? नहीं। लिखिए, ये आपका फैसला, ये आपका डिसीजन भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ठीक। भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर, रखकर लिया गया है, ठीक। क्या भैया, क्यों? क्योंकि देखिए, टूरिस्ट वीज़ा तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ इस देश में, जिस देश का ये एंट्री इन्होंने बैन की है, उस देश में कई ऐसी कंपनियां जो हैं
वो भारतीयों को बुलाती हैं और भारतीयों को रोजगार देने के नाम पे बुलाती हैं और भारतीयों को किसी अन्य देश में शिफ्ट कर देती हैं या भारतीयों का अपहरण कर लेती हैं। ऐसी आपराधिक घटनाएं धीरे धीरे सामने निकल करके आ रही हैं। तो वीज़ा फ्री अभी बताता हूं मैं आपको। तो आपको यदि उस देश में आपको एंट्री करनी होगी तो आपको वीज़ा कंपलसरी हो गया है। ठीक, पहले कुछ छूटों के साथ ये फ्री था, और उसमें अब प्रतिबंध लग गया है। वीज़ा आपका एक मानक होता है, वीज़ा आपका एक आप कह सकते हैं, हिंदी होगी इसकी एक निवास फिर से बताऊंगा। वीज़ा आपका किसी अन्य देश में रहने का प्रमाण पत्र होता है। ठीक, जिस देश में जाएंगे उस देश में आपको जाने का कारण बताया जाता है, उसी प्रकार से आपका वीज़ा बनता है। वहाँ पे उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है कि कितने दिन का वीज़ा है। ठीक, आप उतने ही टाइम लिमिट वहाँ पे रह सकते हैं। जिस उद्देश्य से आप जा रहे हैं उस उद्देश्य को भी प्रकट करना होता है, बताना होता है, तब जा करके आपको वीज़ा मिलता है। ठीक, तो ये देश आपका जो है भारतीयों के हितों को ध्यान में रख करके वीज़ा फ्री एंट्री को बंद कर दिया है, और वो देश आपका कौन सा है? ईरान। ठीक, मैंने एक दिन बहुत पहले करंट की क्लास में मैंने डंकी का नाम लिया था। डंकी नाम से एक फिल्म भी है, मैंने इसकी भी चर्चा की थी। आज भी विदेशों में नौकरी करने के लालच में, विदेशों से खूब ढेर सारा पैसा कमाने के लालच में कई ऐसे भारतीय विदेशों में जाते हैं, बिना वीज़ा के जाते हैं, अवैध तरीके से जाते हैं, और उनको वहाँ पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है डंकी, और उनके मिसयूज किया जाता है, उनको कई तरह के शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यह उठाया गया कदम है, अच्छा कदम है। ठीक, तो एक प्रॉपर वे में जाइए विदेश में। ठीक, तो आपकी सहूलियत ज़्यादा रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? ठीक, 17 नवंबर, 19 नवंबर, 24 नवंबर। ठीक, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यह दिवस हम मना रहे हैं वर्ष 2013 से। कब से? वर्ष 2013 से। दूसरा पॉइंट क्या है? यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सृजित किया गया था, मतलब बनाया गया था, किया गया था। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्यों बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का यह उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल एवं स्वच्छता प्रदान करे। ठीक, ये यूएन का टारगेट है, प्रदान करे। और इन स्वच्छता कार्यक्रम में शौचालयों की संख्या बढ़ाना, शौचालयों की संख्या बढ़ाना, शौचालयों को साफ रखना, यह कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। और प्रत्येक वर्ष हम लोग 19 नवंबर को ये दिवस मनाते हैं, और इस दिवस को मनाया जाता है किस रूप में? विश्व शौचालय दिवस। ठीक, भारत जैसे अविकसित देशों में और अन्य देशों में भी शौचालय एक बड़ी समस्या है। ठीक, जिसको दूर करने के लिए हम प्रतिवर्ष जो है विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर की डेट को फिक्स किए हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और जितना हो सकता है इसके बारे में हम मंथन करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में फ्रांस का प्रतिष्ठित सेविलियर पुरस्कार किसे मिला है? संजीव कपूर, गुरुदेव, श्री रविशंकर, डॉक्टर साईं गौतम, थोटा थरानी। ठीक, फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, कौन सा? सेविलियर पुरस्कार। कौन सा? सेविलियर पुरस्कार।
ठीक, सेविलियर पुरस्कार है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला, कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जिस व्यक्ति को दिया गया है वो आपके पूछा गया है, और इन चारों में से संजीव कपूर, गुरुदेव श्री रविशंकर, डॉक्टर साई गौतम, इनमें से जो है राइट आंसर है वो है आपका थोटा थरानी। वो कौन है? थोटा थरानी। ठीक, कला की दुनिया में बहुत बड़ा नाम। ठीक, ये एक कला निर्देशक हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, ये एक कला निर्देशक हैं, यह एक कला निर्देशक हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इन्होंने हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ फिल्मों में कला निर्देशक के रूप में कार्य किया है, ठीक, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, और इनको अभी फ्रांस की सरकार ने अपने यहाँ कला के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थोटा थरानी। ठीक, हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर हो सकता है करंट के बच्चे जो करंट अफेयर्स देखते हैं उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप आधे घंटे डेली एक जगह पे और समय दीजिए, कोई बढ़िया न्यूज़ चैनल आप देखिए, आपके नॉलेज में इतनी इंप्रूवमेंट होगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। करंट की क्लास में आपको इतना दे देता हूं कि आपको किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर ये काम हो जा रहा है तो आप जो है, जरूरी नहीं कि आप टीवी में देखें, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, रंजना प्रकाश, अमिताभ कांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कौन से वित्त आयोग? 16वें वित्त आयोग। ठीक, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन। वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए। ठीक, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त के, फाइनेंस के निर्धारण के लिए, ठीक, वित्त के निर्धारण के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्यों किया जाता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त के निर्धारण के लिए। ठीक, इसमें एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में प्रावधान है। ठीक, और ये जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग जो इस बार है वो आपका कौन सा है? 16वां वित्त आयोग है। इसके पहले 15वां वित्त आयोग था, जिसके अध्यक्ष इसमें नहीं दिया गया है। 15वां वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इन्होंने 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और ये रिपोर्ट 2026-31 के लिए है। ये रिपोर्ट 2026 से 31 के लिए है। ठीक, और इसके अध्यक्ष, अब बात करते हैं उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और ऋत्विक रंजन
और ऋत्विक रंजन इस वित्त आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है अरविंद पनगड़िया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक क्वेश्चन में बने रहिएगा। हमारी संस्था उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती के लिए विशेष बैच का जो है आगाज करने जा रही है, जिसमें वन टाइम फी का आपका जो स्ट्रक्चर है वो 1999 है, और यदि मंथली फी आपका 4 महीने का कोर्स है, ये कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ, मंथली फी आपकी जो है 599 है। ठीक, और ये बैच आपकी 10:45 बजे से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो ज़्यादा इस बैच का आप डेमो लेने के लिए आप अपने आसपास अपने परिचितों को जरूर भेजें। 3 दिन की डेमो क्लास फ्री है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वारियर, ये शब्द नहीं होगा, अजय वारियर, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अजय वारियर सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? ठीक, बीकानेर, सूरत, उमरोई, चेन्नई। पहली बात तो मैं आपको बताया हूं कि ये युद्ध अभ्यास जो होता है अपनी कमजोरियों दुश्मन अन्य देशों की कमजोरियों, स्ट्रेंथ आप स्वयं जानते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेंथ आपको स्वयं पता होगी। अन्य देशों की कमजोरियों एवं अच्छी बातों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक, देखने के लिए किया जाता है। ठीक, ये मैंने आपको कई बार बोला भी है। ठीक, इसके साथ साथ हमारी सेना की प्रैक्टिस भी होती है, क्योंकि युद्ध कम हो चुके हैं और धीरे धीरे हमारी सेना को अगर रिहर्सल नहीं मिलेगी तो हमारी सेना की कार्यक्षमता में कमी आएगी। अब बात करते हैं अजय वारियर की। ठीक, तो यह 8वां संस्करण है, मतलब चौथी बार ये युद्ध अभ्यास हो रहा है, 8वां संस्करण हो रहा है। ठीक, 14 दिन का ये ट्रायल, 14 दिन का ये युद्ध अभ्यास है, 14 दिन का युद्ध अभ्यास है। और इसमें जो स्थान है वो है आपका बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर राजस्थान में, महाजन फील्ड रेंज, बीकानेर राजस्थान में किस जगह पर? महाजन फील्ड रेंज में ये आपका युद्ध अभ्यास, फील्ड रेंज में युद्ध अभ्यास आपका ये किया जा रहा है। ठीक, तो भारत और ब्रिटेन थल सेना का अभ्यास है, ये ध्यान रखिएगा। भारत और ब्रिटेन की सेनाएं जो है अजय वारियर नामक युद्ध अभ्यास में बीकानेर में आपस में एक साथ प्रैक्टिस कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में सेंटिनल-6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सेंटिनल-6B उपग्रह रॉकेट का नाम पूछा है। लॉन्ग मार्च 2F, एटलस बी, फाल्कन 9, न्यू ग्लेन। ठीक, कौन सा उपग्रह है? सेंटिनल-6B उपग्रह। ठीक, ये आपका उपग्रह यूरोपीय संघ का एक कार्यक्रम है, यूरोप के देशों का एक कार्यक्रम है, यूरोपीय संघ का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। आप इसको कह सकते हैं यूरोपीय संघ का अंतरिक्ष निगरानी, यूरोपीय संघ का अंतरिक्ष निगरानी कार्यक्रम है। ये वाच करेगा। ठीक, ये आपका यूरोपीय देशों को ऊपर से वाच करेगा। ठीक, और विशेष रूप से हमारा ये समुद्र तल के बारे में, ठीक, समुद्र की गहराई के बारे में, ठीक, समुद्र की बढ़ती हुई स्थिति के बारे में, हमें रिपोर्ट करेगा। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब बात करते हैं, कोई भी उपग्रह होता है, कोई भी सैटेलाइट होता है, तो हमको उसको अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए एक रॉकेट चाहिए होता है।
वो रॉकेट ले जाता है, उस उपग्रह को यहीं से बैठ करके हम उसको अपनी कक्षा में सेटल करते हैं, एक प्रॉपर वे में रोटेशन करवा देते हैं और रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। तो रॉकेट अवश्य जाएगा, किसी भी उपग्रह को लेकर के जाएगा। तो इसमें पूछा है कि किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपका रॉकेट है आपका फाल्कन 9। ये आपका कौन सा रॉकेट है? फाल्कन 9। और इस रॉकेट की बनाने वाली कंपनी आपकी है स्पेस एक्स। किस कंपनी का ये आपका रॉकेट है? स्पेस एक्स। और इसे हमने लॉन्च किया है कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान पर, कैलिफोर्निया नामक स्थान पर, ठीक, यहाँ से इसको छोड़ा गया है। स्पेस एक्स आप लोग को पता होगा ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क की, एलन मस्क की कंपनी है, ठीक। और ये अंतरिक्ष की बहुत बड़ी कंपनी अब हो चुकी है वर्तमान समय में। और देखिए यूएस, जिस देश में नासा जैसी विश्व की सबसे मजबूत अंतरिक्ष एजेंसी है, वहाँ पर भी जो है यूएस गवर्नमेंट जो है स्पेस एक्स की मदद लेती है, ठीक। तो इसका मतलब इस कंपनी में जो है अच्छाइयाँ हैं, जिसकी वजह से इस पर और 100% अभी तक इन्होंने अपना जो है आउटपुट भी दिया है। तो स्पेस एक्स का ये रॉकेट फाल्कन 9 सेंटिनल-6B उपग्रह को लेकर के जाएगा। यूरोपीय संघ का ये अंतरिक्ष निगरानी कार्यक्रम है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाल्कन 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। वर्ष 2026 में वैश्विक बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2026 में वैश्विक बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, पाकिस्तान, भूटान, इनमें से कोई नहीं। बिग कैट्स का मतलब क्या हुआ? बड़ी बिल्ली। बिग कैट्स का मतलब क्या हुआ? बड़ी बिल्ली। और आप जिस बिल्ली को देखते हैं वो आपकी कौन सी बिल्ली है? घरेलू बिल्ली, डोमेस्टिक कैट है। तो बड़ी बिल्ली परिवार में कौन कौन आता है? देखिए बहुत ही सीधा साधा जानवर शेर, उससे भी सीधा आपका बाघ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कमेंट है। बाघ, तेंदुआ, तेंदुआ आता है, चीता आता है, जगुआर आता है, ठीक, और हिम तेंदुआ आता है, हिम तेंदुआ आता है, ठीक। ये जितने भी जानवर हैं, ये जितने भी जानवर हैं, ये बिग कैट फैमिली के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। और ये विश्व के सबसे खूंखार जानवर हैं, विश्व के सबसे खूंखार जानवर हैं। और विश्व के सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि अगर जंतुओं में मनुष्य के बाद अगर किसी की मजबूत स्थिति है तो इनकी है शेर, बाघ, तेंदुआ, चील, जगुआर, हिम तेंदुआ। लेकिन इनकी उपयोगिता के कारण इनकी संख्या भी क्या होती है? इनकी संख्या भी कम हो रही है, इनकी संख्या भी कम हो रही है। और कुछ जगहों से तो ये विलुप्त ही हो गए हैं। जैसे हम लोग खुद ही दूसरे देशों से हम लोग क्या लेकर के आए हैं? चीता, ठीक। तो इनको बचाने के लिए इनका संरक्षण किस प्रकार से और अच्छे से हो, इन सभी चीज़ों का एक बड़ा सम्मेलन 2026 में आयोजित होने वाला है। और इस ग्लोबल बिग कैट्स कॉन्फ्रेंस की जो मेजबानी करेगा वो देश आपका कौन सा है? भारत है। कौन सा देश है? भारत। भारत 2026 में बिग कैट अलायंस या बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। कटाकट आंसर दीजिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। पूरे लास्ट तक क्लास को देखा करिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं दावा करता हूँ आप किसी भी चैनल से, किसी भी आप मॉक टेस्ट से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ठीक, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भैया इस वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करो। क्यों आया होगा? पहले इस पे चर्चा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये माना है कि ये सारंडा वन जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है, जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है, ठीक, ये चीज। और अगर यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, अवैध गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरा कारण ये था
तेजी से बढ़ रही हैं। ठीक, इन दोनों कारणों से इस वन को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसको आप तुरंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करिए। ठीक, तो उसकी लोकेशन पूछी है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है, तो वो राज्य है आपका कौन सा, झारखंड। ठीक, झारखंड को सुप्रीम कोर्ट सरकार ने आदेश दिया है कि जल्दी से इसको आप क्या करिए, एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित करिए और इसके संरक्षण का प्रयास तेज करिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? संजय गर्ग, दीपक गुप्ता, राजकुमार अरोड़ा, यस कृष्णन। इन चारों में से आपको यह बताना है कि जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको मंजूरी मिली है। ठीक, थोड़ा सा इसके बैंक के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक, जम्मू कश्मीर की स्थिति वित्तीय रूप से कमजोर थी। इसको देखते हुए 1938 में, कब, 1938 में उस समय के महाराजा हरि सिंह ने इस बैंक को स्थापित किया था। महाराजा हरि सिंह द्वारा स्थापित है। ठीक, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, श्रीनगर। श्रीनगर में इसका मुख्यालय है, श्रीनगर में इसका मुख्यालय है। ठीक, और इस बैंक ने अपना अध्यक्ष नया नियुक्त किया है और उनका नाम है आपका कौन सा, एस कृष्णन। कौन सा नाम है, एस कृष्णन। एस कृष्णन जम्मू कश्मीर बैंक के अगले अध्यक्ष हैं। ठीक, इनको आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं आज के करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस समय घटनाक्रम बहुत तेजी से आपके पड़ोसी देश में बदले हैं और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। देखिए, मैंने सभी पड़ोसी देश हैं, आप गेस करिए। हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक, बहुत बड़ी घटना है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को मौत की सजा दी जाए और वे मौत की सजा किस कारण दी जा रही है कि इन्होंने अवैध तरीके से, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि असंवैधानिक रूप से मानव अधिकारों का दोहन, मानव अधिकारों का शोषण किया है और कई नागरिकों के मौत के भी इनके ऊपर आरोप हैं। ठीक, और इनका नाम जो है, उनका नाम एक महिला है, उनका नाम है शेख हसीना। और मानव अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण जो है इनके ऊपर कई आरोप तय किए गए और बिना इनकी उपस्थिति के ट्रायल किया गया। बिना उपस्थिति के ट्रायल करना मतलब एक तरफा डिसीजन लिया गया। ठीक, ये माना जाता है और इस ट्रायल के फलस्वरूप इनको मौत की सजा सुनाई गई है और ये जिस देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो देश आपका कौन सा है, बांग्लादेश। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 15 बेहतरीन प्रश्न। इनको अच्छे से आप तैयार करिएगा, प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से बीच बीच में आप रिवीजन भी करते हुए चलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।